हाफ वेव क्या होता है और उससे संबंधित इसकी ग्राफ कैसे बनती है। पल्स की यानी कि तरंगों की अग तो मैं नहीं लिखा था, ठीक है? अब अलग है इसलिए लिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? ब्रिज रेक्टिफायर का प्रत्येक इसमें एक लाइन और जोड़ लो कि प्रत्येक अ, यानी कि ऐसे लिख दो बेटा। हाफ वेव के लिए हाफ वेव का पीआईवी कितना होता है? बेटा वीएम होता है, यानी कि अधिकतम मान के बराबर होता है। ये क्या है? अधिकतम मान। ठीक है, बहुत सही। अब देखो उसी तरह बेटा एक और याद करो। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने ब्रिज का क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो फुल वेव का होता है ना बेटा वही ब्रिज का होता है, इसलिए डोंट वरी, ठीक है? हाँ, यहाँ पर भी बेटा जो फुल का है वही ब्रिज का है, ठीक है? डोंट वरी। चलो, फुल वेव ये क्या पूछता है इसलिए मैं लिखा देता हूँ। फुल वेव का पीआईवी यानी कि फुल वेव के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? वो होता है बेटा 2 वीएम, है ना? ये भी अधिकतम ही होता है। अब देखो, अगर ब्रिज का वीएम इसके बराबर होता ना तो मैं नहीं लिखा था, ठीक है? अब अलग है इसलिए लिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? ब्रिज रेक्टिफायर का ब्रिज रेक्टिफायर का ब्रिज रेक्टिफायर का पीआईवी कितना होता है जल्दी से बताओ। तो बेटा उसका पीआईवी वापस इसके बराबर हो जाता है, यानी कि वीएम हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। आई होप बेटा बहुत अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। अगला है हमारी रिपल आवृत्ति। क्या होती है रिपल आवृत्ति? बेटा जब ये रेक्टिफायर होता है ना तो उसके अंदर कुछ कुछ एसी के कंटेंट रह जाते हैं, उसे कहते हैं रिपल। इधर आओ मैं समझाता हूँ। ये देखो बेटा ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। अब देखो बेटा जब ये रेक्टिफायर होगा ना कुछ एसी का मान रह जाता है कि नहीं? ये एसी का मान है। डीसी तो ऐसा होता है, इसके ऊपर जो एसी का मान है ना इसे कहते हैं रिपल आवृत्ति। समझ में आया? चलिए अब समझते हैं आराम से। रिपल आवृत्ति चौथा हो गया। पांचवा रिपल आवृत्ति क्या होती है समझते हैं बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, किसी रेक्टिफायर में प्राप्त आउटपुट, देखो बेटा आराम से इसको देखो, किसी रेक्टिफायर में प्राप्त आउटपुट का प्रभाव कैसा होता है? पल्सेटिंग होता है कि नहीं? वो देखो पल्सेटिंग लिखा हुआ, ठीक है? इस पल्सेटिंग की आवृत्ति को ही क्या बोला जाता है बेटा? रिपल आवृत्ति बोला जाता है। तो लिखना बेटा, किसी किसी रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट कैसा होता है बेटा? पल्सेटिंग प्रकार का होता है। पल्सेटिंग प्रकार का होता है। प्रकार का होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना? इस पल्सेटिंग प्रकार के आउटपुट की आवृत्ति को ही क्या बोला जाता है? रिपल आवृत्ति बोलता है, ठीक है? अतः इन पल्सेस की आवृत्ति को ही अतः इस पल्सेटिंग पल्स की यानी कि तरंगों की पल्स की आवृत्ति को ही आवृत्ति को ही क्या बोला जाता है बेटा? रिपल आवृत्ति बोला जाता है। रिपल आवृत्ति कहा जाता है। बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये होगी परिभाषा। अब बेटा कुछ लिखा रहा हूं, हाफ वेव के लिए रिपल आवृत्ति क्या होती है बेटा? इनपुट के बराबर। तो यहां से क्या याद रखना है? याद रहे बेटा हाफ वेव के लिए अगर आपको रिपल आवृत्ति पूछी जाए
तो बेटा कितनी होती है? तो ध्यान रखना बेटा, जितनी इनपुट होती है ना उसके बराबर, इनपुट सप्लाई के बराबर, इनपुट आवृत्ति के बराबर। यानी कि जितनी मेरा इनपुट के अंदर आवृत्ति है ना, जैसे 50 है तो 50 ही रिपल आवृत्ति भी होगी। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बहुत सही। फुल वेव के लिए और ब्रिज के लिए बेटा क्या होती है? दुगनी होती है। तो फुल वेव के लिए पूछा जाता है तो बोलना बेटा, फुल वेव के लिए जो लिखा रहा हूं बेटा बेहद महत्वपूर्ण है, बाकी टेबल में लिखा दूंगा। ठीक है, फुल वेव की रिपल आवृत्ति क्या होती है? सदैव ध्यान रखना बेटा, इनपुट की 2 गुनी होती है। इनपुट की, यानी कि इनपुट आवृत्ति की कितने गुनी होती है बेटा? 2 गुनी होती है। इस शब्द को ध्यान में रखना, 2। ये तो बराबर होती है, ये 2 गुनी होती है। क्लियर? क्लियर। आई होप बेटा बहुत अच्छे से आप धीरे-धीरे चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है? चलिए, अगला, अब बेटा रिपल आवृत्ति हो गई। देखो मेरी बात सुनो। यानी ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो बेटा ये इसकी दक्षता कितनी होगी? इस रेक्टिफायर की दक्षता क्या होगी? वो भी तो ज्ञात करनी होगी ना। तो अगला क्या है बेटा? रेक्टिफायर की दक्षता। जैसे मशीन पढ़ने के बाद लास्ट में दक्षता पढ़ते थे ना, बेटा ऐसे लिखेंगे रेक्टिफायर की दक्षता। पांचवा, पांचवा हो गया। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है? रेक्टिफायर की दक्षता। रेक्टिफायर दक्षता। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी कितनी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो लिखो बेटा, किसी रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी आउटपुट की शक्ति तथा आरोपित एसी की शक्ति क्या कहलाएगी? सबसे पहले तो लिखो बेटा, इसे दर्शाते किससे हैं? तो इसे इसे नीटा से दर्शाते हैं। अब मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि हमेशा दक्षता होती क्या है? तो आप बोलोगे सर आउटपुट, आउटपुट बटे में क्या होता है? इनपुट। अच्छा, आउटपुट बटे में इनपुट। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या? आउटपुट तो बेटा ध्यान रखना, पावर आउटपुट। कौन सा आउटपुट? पावर आउटपुट। तो बेटा पावर आउटपुट किसमें होता है? यानी कि ये भी शक्ति होगी और ये भी क्या होगी बेटा? शक्ति होगी। ये भी शक्ति होगी और ये भी क्या होगी बेटा? शक्ति होगी। पर ज्ञात रहे बेटा, इनपुट में आपने क्या दी है? एसी, आउटपुट में क्या मिलेगी? डीसी। इसका मतलब बेटा ये क्या होता है कि पी डीसी बटे में पी एसी इंटू 100। समझ में आया? अब इसकी परिभाषा लिख दो। क्या लिखो बेटा? ये लिखोगे बेटा, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट, प्राप्त डीसी आउटपुट, रेक्टिफायर यानी कि अतः रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी आउटपुट, डीसी शक्ति आउटपुट, शक्ति आउटपुट का किससे बेटा? रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी शक्ति आउटपुट का इनपुट का आरोपित एसी शक्ति के सापेक्ष अनुपात का आरोपित एसी शक्ति आउटपुट ही आउटपुट का अनुपात ही क्या कहलाता है बेटा? अनुपात ही दक्षता कहलाता है। दक्षता कहलाता है। ये लो भैया, कहलाता है। अब दोनों की दक्षता कितनी होगी वो मैं सब टेबल में आपको लिखा दूंगा। ठीक है, ये यही लिखा दूं? चलो यही लिखा देता हूं। अब देखो बेटा, आउटपुट में हाफ वेव में तरंग क्या मिली? आधी साइकिल पे। तो बेटा इसका आधे के पास होता है लगभग 40%, और फुल वेव पे पूरी साइकिल मिली है तो बेटा क्या होता है? पूरे के पास, यानी कि 86% होती है। ठीक है, याद हो गया? बस यही तो है। तो लिखना बेटा, अतः हाफ वेव दक्षता क्या होगी बेटा? हाफ वेव की दक्षता क्या होगी? तो हमेशा ध्यान रखना कितना होगी? 40.6। कितनी होगी? 40.6 प्रतिशत। वह फुल वेव की बताओ कितनी होगी? इसकी डबल,
फुल वेव की दक्षता क्या होगी, इसकी डबल। फुल वेव दक्षता कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। तो बेटा हाफ वेव की अगर 40.6 है तो फुल वेव की क्या होगी, इसकी डबल, यानी कि 81.2, 81.2%, 2 या हाँ 2 होती है। ठीक है, आई होप बेटा ये आपको सारी चीजें याद हो गई है, हो गई। ऐसा क्यों, डबल क्यों, क्योंकि फुल वेव में तरंग क्या मिल रही है, पूरी साइकिल के लिए मिल रही है। तो बेटा ये ध्यान रखना, 40.6 और 82.2। ठीक है, ये है दक्षता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा एक जो आपने पढ़ा था ना, ये क्या थी, रिपल आवृत्ति। इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट आता है बेटा, रिपल फैक्टर, है ना। वो फैक्टर क्या है, वो अनुपात क्या है, उस अनुपात को पढ़ते हैं, है ना। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, रिपल फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, रिपल फैक्टर। आओ, छठा हो गया, सातवां। सातवां क्या है, रिपल अनुपात, यानी कि रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, अच्छा ये अनुपात क्या है, आराम से पढ़ते हैं, देखो आओ। रिपल फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा इसको निरूपित किससे कहते हैं, इसको दर्शाते किससे, तो ध्यान रखना बेटा, इसे आरएफ से दर्शाते हैं। तो इसे, किसी चीज को याद करना है ना बेटा, फॉर्मूला याद करो, इसे आरएफ से दर्शाते हैं। अच्छा, अब सवाल है सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना बेटा, आरएफएस। मुझे बताओ आउटपुट, आपने इनपुट में क्या दिए, एसी आउटपुट में क्या मिली है मुझे, ये रेक्टिफायर आउटपुट में क्या मिली है बेटा, ये। अब रिपल फैक्टर का मतलब क्या है, इसका उल्टा, दक्षता का उल्टा। बेटा अब क्या करोगे, इनपुट में आपने क्या दी है, आरएमएस मान, और आउटपुट में क्या मिला है बेटा, एवरेज। तो बेटा इसका उल्टा लिख दो तो रिपल फैक्टर आ जाएगा। कैसे, अतः तो रिपल फैक्टर को कैसे लिखा जाता है कि आर एफ बराबर, बेटा कौन सा मान, सबसे पहले आरएमएस, यानी कि ई आरएमएस, यानी कि जो भी आपने तरंग दी है ना बेटा, जो भी, ई की जगह आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई आरएमएस बटे में क्या हो जाएगा बेटा, ई एवरेज, है ना। हाँ, ये इनपुट और ये आउटपुट, और नहीं, इनपुट और आउटपुट का अनुपात होता है। ठीक है, हाँ। अब इसकी परिभाषा लिखो बेटा, रेक्टिफायर परिपथ में आउटपुट टर्मिनल पर प्राप्त एसी वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल एवं डीसी वोल्टेज के अनुपात को क्या बोला जाता है बेटा, रिपल फैक्टर बोला जाता है। तो रेक्टिफायर परिपथ में, अतः रेक्टिफायर परिपथ में, इस रेक्टिफायर परिपथ में आउटपुट वोल्टेज पर, या आउटपुट, रेक्टिफायर परिपथ में आउटपुट टर्मिनल पर, आउटपुट टर्मिनल पर प्राप्त कौन सा आउटपुट बेटा, एसी आउटपुट का, एसी वोल्टेज का। एसी वोल्टेज कौन सा होता है, आरएमएस। अच्छा कहाँ है सर, ये देखो, ये आपका आउटपुट है बेटा, ये रहा एसी, है कि नहीं आरएमएस, और बेटा ये रहा एवरेज। ये आरएमएस, इस आरएमएस का इसके साथ अनुपात, इस आरएमएस का इसके साथ अनुपात। ये देखो, यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है रिपल फैक्टर की। रिपल तो यहाँ आएगा ना रेक्टिफायर के बाद, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में आउटपुट टर्मिनल पे, ये क्या है बेटा आपका आउटपुट, और ये क्या है इनपुट। तो इस आउटपुट टर्मिनल पर जो आरएमएस अनुपात है, उसका एवरेज के साथ अनुपात है। ठीक, चलो अब आई होप समझ चुके हैं। तो लिखो बेटा, अतः रेक्टिफायर परिपथ में आउटपुट टर्मिनल पर प्राप्त एसी वोल्टेज एवं डीसी वोल्टेज के अनुपात को, एवं डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज की जगह बेटा धारा भी हो सकती है, डोंट वरी, है ना। डीसी वोल्टेज यानी कि एवरेज के अनुपात को, अनुपात को क्या बोला जाता है, रिपल फैक्टर। बेटा यहाँ धारा भी हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। हाँ, रिपल फैक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको डिफाइन वोल्टेज से करते हैं, इसलिए मैंने वोल्टेज लिखा है, तो वोल्टेज याद रखना, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल पर प्राप्त एसी वोल्टेज यानी कि ईआरएमएस तथा डीसी आउटपुट यानी कि एवरेज के अनुपात को क्या बोला जाता है बेटा, रिपल फैक्टर। ठीक है, बहुत अच्छा। ये भी ध्यान रखना बेटा, रिपल फैक्टर से ज्ञात आउटपुट, आउटपुट में क्या होती है बेटा, इससे क्या पता चलता है कि आउटपुट में कितनी मात्रा में शुद्ध डीसी प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखना, नोट लिखना बेटा, रिपल फैक्टर की मदद से, रिपल फैक्टर, भैया अपन क्यों पढ़ते हैं इसको, तो ध्यान रखना, रिपल फैक्टर की सहायता से यह ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि वास्तव में, वास्तव में कितनी मात्रा में आउटपुट में डीसी मिली है। वास्तव में ज्ञात होता है कि वास्तव में कितनी मात्रा में डीसी प्राप्त हुई है, क्योंकि अंत में बेटा अपने को डीसी तो प्राप्त करनी है ना, डीसी प्राप्त हुई है। अभी बेटा एक क्वेश्चन आया था किसी यूपीपीसीएल वगैरह किसी भर्ती में, ये पूछा था ये रिपल फैक्टर्स की मदद से क्या होता है। तो ध्यान रखना बेटा, पता चलता है कि कितनी मात्रा में डीसी प्राप्त हुई है, या कितनी मात्रा में बेटा डीसी सिग्नल प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त, ठीक है। क्योंकि अंत में तो बेटा यही करना है ना आपको, एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। तो ये रिपल फैक्टर से ज्ञात होता है, ठीक है, ध्यान है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस रेक्टिफायर की दक्षता मुझे ज्यादा करनी है, तो रिपल फैक्टर का मान ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सोच के बताओ, जल्दी से बताओ।
अरे भैया ये क्या है बेटा, ये क्या है, आउटपुट में डीसी मिल रही है और ये क्या है एसी, और रिपल फैक्टर में देखो ये क्या है एसी बटे डीसी। देखो वापस, ये ऊपर क्या है डीसी, इसके ऊपर क्या है बेटा एसी, यानी कि रिपल फैक्टर दक्षता का क्या है उल्टा है, यानी कि जितनी ज्यादा मात्रा में दक्षता चाहिए उतना रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दिखा भी दिया मैंने, वापस देख लो। इसमें क्या है बेटा एसी कंटेंट ऊपर, इसमें क्या है डीसी ऊपर, उल्टा है कि नहीं? हाँ तो लिखो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में छपेगा, ध्यान रखना। ये लाइन लिखा रहा हूँ कि रेक्टिफायर की दक्षता, उच्च दक्षता के लिए रिपल फैक्टर का मान क्या होना चाहिए, कम रहना चाहिए, याद रहे। रेक्टिफायर की दक्षता उच्च रखने के लिए, उच्च रखने के लिए किसका मान बेटा, रिपल फैक्टर का मान, रिपल फैक्टर का मान कैसा होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए वो आप सब जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, फिर कह रहा हूं ध्यान रखना। इसके ऊपर क्या है डीसी और इसके ऊपर क्या है एसी, दोनों है उल्टे, इसलिए बेटा जितना अगर मान कम होगा ना रिपल फैक्टर का, उतनी ही बेटा दक्षता इसकी ज्यादा होगी। समझ में आया? तो बेटा ये है इनके सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने सीखे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बेटा अपन ने क्या किया, सब के सब क्या है चीजें पढ़ ली जो भी आपके कोर्स में। अब बेटा एक टेबल बना रहा हूँ है ना, उस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी याद करा दूंगा, डोंट वरी, चलो बनाते हैं साथ में, ठीक है। विभिन्न दृष्टिकारी की तुलना सारणी, ये पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन। तो विभिन्न रेक्टिफायर की तुलना सारणी है ना बेटा, ऐसे कैसे याद करनी है मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी, है ना। ये लो आओ, सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, तथ्य, कि आखिर आप तुलना कर किसके रहे हो। तो यहाँ लिखो बेटा क्रम संख्या, यहाँ पर क्या लिखोगे तथ्य, क्या लिखोगे तथ्य, यानी कि किस चीज से तुलना कर रहे हो, ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसका मान क्या होता है। आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसका मान क्या होता है। और आगे क्या लिखोगे बेटा, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए इसका मान क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, एक एक करके बेटा सारे पॉइंट लिखा दूंगा मैं, डोंट वरी। सबसे पहला तथ्य क्या लिखोगे, पहला तथ्य बेटा लिखो सबसे पहले इसकी डायोड की संख्या कितनी होगी। तो पहला लिखो डायोड संख्या, डायोड संख्या, है ना। तो मुझे बताओ सबसे पहले मैंने डायोड संख्या कितनी लिखाई थी, तो आपने बोला सर हाफ वेव में होती है एक डायोड, फुल वेव में कितने होते हैं दो डायोड, और ब्रिज में कितने होते हैं तीन डायोड। बोलो सही, हाँ सर बिल्कुल सही। तो पहला आपको याद हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। आगे दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, रिपल आवृत्ति, रिपल आवृत्ति। दूसरा क्या पढ़ेंगे, रिपल आवृत्ति। अब इसको तो याद नहीं करना, डायोड उसमें एक होता है इसमें दो इसमें तीन, ठीक है। अब रिपल आवृत्ति याद करो बेटा, क्या लिखाया था, हाफ वेव की आवृत्ति कितनी होती है बेटा, इनपुट के बराबर, इनपुट आवृत्ति के बराबर, इनपुट आवृत्ति के बराबर। बताओ फुल वेव की कितनी होती है, सोच के बताओ, इनपुट की दुगनी। और बेटा ब्रिज में भी कितनी होती है, इनपुट की दुगनी, ठीक है बहुत सही। ये क्या होती है बेटा, इनपुट की, इनपुट आवृत्ति की कितनी होती है दुगनी। और बेटा ये भी क्या होती है, इनपुट आवृत्ति की दुगनी, इनपुट आवृत्ति की दुगनी, क्या रिपल, है ना। चलिए ये लो भैया, रिपल आवृत्ति भी आपके कंप्लीट, वेरी गुड। चलिए तीसरा पॉइंट बेटा, ये बहुत मुश्किल से याद हो रहा है बेटा, लेकिन आपको आराम से याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ लिया इसको, है ना। चलिए अब बेटा क्या करेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज, ध्यान रखना बेटा। अगला क्या है, पीआईवी, यानी कि पीक इनवर्स वोल्ट था, है ना। सबसे पहले बेटा इसके लिए हाफ वेव के लिए कितनी होती है सर, वीएम होती है। फुल वेव के लिए कितनी होती है, ये सर इसकी दुगनी होती है। और ब्रिज के अंदर बेटा क्या होती है, वापस हाफ वेव के बराबर, यानी कि वीएम। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम आसानी से याद हो रहा है, एकदम मक्खन जैसा, है ना, बहुत बढ़िया। चौथा, आगे क्या याद करेंगे बेटा, इसकी दक्षता, क्या करोगे इसकी दक्षता, ये लो भैया दक्षता। तो मुझे बताओ हाफ वेव की कितनी होगी, तो आप बोलोगे 40.6, अरे वेरी गुड। फुल वेव की कितनी होगी, आप बोलोगे 81.2, वेरी गुड बेटा। इसकी कितनी होगी, ये भी होगी 81.2, खत्म। अरे सर ये तो फटाफट याद हो रहे हैं। तो बेटा यही तो कमाल है, जब हम ढंग से पढ़ते हैं तो चीजें आसान होती है, ठीक, बहुत बढ़िया। और क्या पूछेगा, और पूछा जाता है कौन सा, औसत मान। और क्या पूछा जाता है, औसत मान। सर हाफ वेव के लिए औसत मान कितना होता है, तो सर हाफ वेव के लिए औसत मान क्या होता है, मेरा होता है IM बटे में पाई, अरे वेरी गुड। फुल के लिए क्या होता है सर, ये भी होता है IM बटे में पाई, नहीं सर 2IM बाई पाई, वेरी गुड। तो इसका मान बेटा और क्या याद कर सकते हो, 3.18 IM, ठीक है। ये 1/पाई का मान है, डोंट वरी, बहुत बढ़िया। इसका क्या करो, दुगना कर दो, यानी कि 0.6, देखो 6 का दुगना 36 IM। और यहाँ पर भी क्या होता है बेटा 2IM बाई पाई, यानी कि कितना 0.636 IM। अरे सर ये तो याद हो गया, तो बेटा याद ही तो करना है हमें। याद हो गया, ये 6 पॉइंट याद हो गए, बिल्कुल सर 6 पॉइंट याद हो गए, ठीक है। अगला वर्ग माध्य मूल मान, छठा वर्ग माध्य मूल मान, इसको कहते हैं RMS मान। तो इसका क्या होता है, याद करो बेटा, वर्ग माध्य मूल क्या होता है, तो ध्यान रखना बेटा, हाफ वेव का क्या होता है, आधा होता है, यानी कि IM/2। और सर इसी को बोलते हैं 0.5 IM, क्योंकि आधे को लिखते हैं 0.5। अरे वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके लिए फुल के लिए कितना हो जाएगा, तो फुल के लिए RMS मान होता है सर IM, और बटे में आप बताते हो √2, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा 0.707 IM, अरे वेरी गुड, ठीक है। उसी तरह बेटा ब्रिज के अंदर भी IM बटे क्या होता है
√2 ही होता है, यानी कि क्या होता है 0.707 IM। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए अब अगले में थोड़ा सा टेबल और बनाते हैं। ये टेबल कॉपी हो सकती है क्या? करो तो कॉपी हो गया है ना। अब इसके अलावा कुछ और तथ्य है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्या पढ़ेंगे? फार्म फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? फॉर्म फैक्टर। वैसे हम सब आरएमएस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। तो 7वां पॉइंट क्या है? फार्म फैक्टर। फार्म फैक्टर मस्त लाइन खींची ना मैंने, मस्त लाइन खींची ना। हाँ, तो ये क्या है बेटा? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस बटे एवरेज। यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो बेटा। सबसे पहले हाफ वेव के लिए कितनी होती है? ध्यान रखना 1.57 इसका मान होता है। ठीक है, 1.5 गुना याद रखो बस। हाफ वेव के लिए क्या? 1.5 गुना। ठीक है, और बेटा फुल वेव और ब्रिज के लिए हमेशा मान क्या होता है? 1.11। और बेटा वैसे इसको डिटेल में हमने आरएमएस वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है ना, यहाँ तो बस एक बार रिवीजन है। ठीक है, चलिए उसके बाद 8वां पॉइंट कौन सा आता है आपके पास? उसके बाद आता है बेटा पीक फैक्टर। याद आया कौन सा? पीक फैक्टर। फॉर्मूला याद कराऊं क्या? चलो मैं करा देता हूं बेटा। पीक फैक्टर का मतलब क्या है बेटा? ऊपर की तरफ क्या रहना चाहिए? पीक रहना चाहिए, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? आरएमएस मान, है ना, आरएमएस मान, आरएमएस मान। ठीक है, तो अब ध्यान रखो बेटा, पीक फैक्टर जो होता है ना, पीक मान, तो इसके लिए हाफ वेव के लिए पीक फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2 होता है। फुल वेव के लिए कितना होता है? √2 कह लो, या फिर बेटा इसी को 1.41 भी कहते हैं। और √2 याद रखो या फिर 1.414 याद रखो, दोनों में से कोई एक मान याद रख सकते हो। ठीक है, अगला होता है बेटा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, इस बार पूछा था। ये क्या है बेटा? TUF, यानी कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा जब आपने ये ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया की है, यानी कि जैसे ही आपने क्या किया बेटा, एसी को डीसी में बदली है, तो कितना यूटिलाइज हुआ है उसका मान। तो ध्यान रखना बेटा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन को TUF कहते हैं, इसका मान पूछा जाता है। तो हाफ वेव के लिए मान कितना होता है बेटा? 0.287। आप बेटा 0.28 याद रख सकते हो। फुल वेव के लिए कितना होता है बेटा? फुल वेव के लिए, और इन दोनों का मान अलग होता है बेटा, 0.693। फुल वेव के लिए क्या होता है? 0.693। और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है बेटा यूटिलाइजेशन? ब्रिज के लिए होता है 0.81, लगभग 81% है ना, 0.812। लो भैया आराम से देख लो बेटा। और लास्ट के अंदर क्या याद रखोगे बेटा? रिपल फैक्टर। लास्ट के अंदर क्या याद रखोगे? रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर बेटा इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फार्म फैक्टर का वर्ग माइनस ऑफ 1। ठीक है, 1 अपॉन फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। ये ना बेटा फॉर्म फैक्टर, इसको 1.57 यहाँ रखना, स्क्वायर करना, -1 करना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मान याद रखो बेटा। इसके लिए मान होता है 1.21। ठीक है, और ब्रिज और रेक्टिफायर दोनों के लिए सेम मान होता है बेटा रिपल फैक्टर का 0.48। 0.48 ये लो भैया, ये आपका रेक्टिफायर का चैप्टर खत्म। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पता है। फॉर्म फैक्टर का सूत्र आपको पता ही है बेटा, क्या होता है? आरएमएस अपॉन एवरेज। ये आप जानते ही हो, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टकट, आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है, चलिए तो बेटा ये मान है आपके, जो पूरी टेबल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरे चैप्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। याद कराओ, सबसे पहले डायोड, हाफ वेव के लिए 1, फुल के लिए 2, ब्रिज के लिए 4। याद हो गया? खत्म, हटाओ। उसके अलावा रिपल आवृत्ति बेटा, हाफ वेव के लिए बराबर, इनपुट के लिए 2 गुना, इसके लिए भी 2 गुना। पीआईवी बेटा इसके लिए वीएम, इसके लिए 2 वीएम, इसके लिए वीएम। याद हो गया? एफिशिएंसी बेटा हाफ वेव के लिए 40.6, फुल वेव के लिए जस्ट डबल 81.2, और ये भी हो जाएगा 81.2। औसत मान हाफ वेव के लिए कितना होता है? 0.318, और नीचे क्या आएगा? पाई, और ये इसका बेटा दुगना हो जाएगा 0.6। याद हो गया? वर्ग माध्य मूल मान बेटा इसके लिए आधा, इसके लिए 0.7, उसके लिए 0.7। फॉर्म फैक्टर क्या होता है बेटा? आरएमएस अपॉन एवरेज। फॉर्म फैक्टर कितना होता है बेटा? साइन वेव के लिए 1.11, 1.11 देखते रहना बेटा। और हाफ वेव के लिए क्या है? 1.57, 1.5 गुना याद कर लो। ठीक, पीक फैक्टर का मान सबसे ज्यादा बेटा किसके लिए होता है? इसी के लिए होता है, क्या है? 2, और इसके लिए 1.41, 1.41। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना बेटा। ये कितना है? 0.287, 0.693 और 0.81। ठीक है, और रिपल फैक्टर ये होता है 1.21, ये होता है बेटा 0.8 और 0.48। तो बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर टॉपिक करा दिया जाए। ठीक है, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और बेटा एक बार रिवाइज कर लेना। मैं पूरी आपको शिद्दत के साथ कहता हूँ कि आप अच्छे नंबर से कर लेंगे चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।